वेरी गुड मॉर्निंग। आई प्रोफेसर जैस्मिन फराज अगेन वेलकम यू ऑन माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि हमने चैप्टर 2, 3, 4 ऑलरेडी कवर किए हैं। ये लास्ट चैप्टर हमारा बचा था, एग्जाम काफी पास आई है, सो ये चैप्टर हमारा बचा था, हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो आज हम चैप्टर नंबर 1 में, लेक्चर नंबर 1 में क्या देखेंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। सो लेट्स स्टार्ट। पूरे ये चैप्टर में हमें 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरे करने हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ फोकस करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, जिसका नाम काफी बड़ा है। अगर आप पढ़ते हो तो देखो, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, ये एक, देन प्रायर पीरियड आइटम सेकेंड, एंड चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी 3, इसको ही आगे एक्सटेंड किया है, चेंज इन द अकाउंटिंग एस्टीमेट। ठीक है, तो और एक हम देखेंगे एस्टीमेट। तो इन चारों के बारे में हमें ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प करने वाला है, गाइडेंस देने वाला है। ओके, सो पहले बात तो अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस which communicate the financial performance and financial position of the business। मतलब सिंपल से, जैसे हमें हिंदी मराठी आती है, अगर दो आमने सामने पार्टीज को अगर हिंदी आती है, दोनों कंफर्टेबल हिंदी में है, तो बहुत आसानी से वो अपने व्यूज आइडिया एक्सचेंज कर सकते हैं। उन लोग में एक यूनिफॉर्मिलिटी होती है। गॉट इट? सो वैसे अकाउंट भी एक लैंग्वेज है। अगर ये लैंग्वेज सब तरफ एप्लीकेबल है तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं जो कि सब तरफ वो यूनिक हो, यूनिफॉर्म हो। Like any other language, accounting had its own complicated set of rules। जैसे लैंग्वेज में ग्रामर्स वगैरह होता है, वैसे ही यहाँ पे भी कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स अगर एप्लीकेबल अगर हमने किए तो हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम प्रिपेयर करते हैं वो सब क्या होगी, सेम होगी, सब कंपनी में सेम फॉलो किया जाएगा। ओके, अब नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों हमें लगी? तो अलग अलग अकाउंटिंग मेथड अलग अलग कंपनी यूज करती थी। सो ऐसे लगने लगा, एक जरूरत लगने लगी कि देयर शुड बी सम स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स। कुछ तो एक सबको सेम कॉमन रूल्स होने चाहिए, ताकि हमें भी, अदर कंपनीज को भी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, वो सेम हो जाए, कंपैरिजन के लिए आसान हो जाए। इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत हमें महसूस होने लगी। ठीक है, सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? तो इट इज अ सिलेक्टेड सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। यहाँ पे स्टैंडर्ड ये एक सिलेक्टेड पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज है जो सब तरफ एप्लीकेबल है। लेकिन ये स्टैंडर्ड डिपेंड्स ऑन द लॉज। अलग अलग कंट्री में अलग अलग लॉज होते हैं, कस्टम्स होते हैं, यूजेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं। अलग अलग कंट्री में अलग अलग एनवायरनमेंट होते हैं, सो अकॉर्डिंग टू दैट उनके स्टैंडर्ड्स चेंज होते हैं। सो हम ऐसे नहीं कह सकते कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अ यूनिवर्सल। ठीक है, सो देयर इज अ नो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस बिकॉज ऑफ दिस ऑल लॉज अलग होते हैं अलग अलग कंट्री में, कस्टम्स, यूजेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। हाँ, लेकिन एक कंट्री में स्टैंडर्ड सेम होता है। अभी यूके में और यूएसए में अलग अलग स्टैंडर्ड्स होंगे, लेकिन इंडिया में, सिर्फ इंडिया में अलग अलग स्टेट में वो एक ही स्टैंडर्ड फॉलो किया जाएगा। ओके, सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज कंसिडर एज अ रिटर्न स्टेटमेंट। ये जरूरी है, इसकी अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो ये लिखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज कंसिडर एज अ रिटर्न स्टेटमेंट इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखो, टाइम टू टाइम, बार बार ये इशू होता है। ऐसे नहीं कि एक बार इशू किया तो 100 साल वो चेंज ही नहीं होगा, नहीं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, बिजनेस एनवायरनमेंट, लॉज, ये स्टैंडर्ड्स चेंज होते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, और ये कौन इशू करता है? तो ये डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, लाइक यहाँ पे दिया है, देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ये इंडिया का है, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड यूएसए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी कनाडा। तो अलग अलग देशों के इंस्टीट्यूट एक रिटर्न स्टेटमेंट इशू करते हैं टाइम टू टाइम, उसे कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मतलब दिस इज जस्ट गाइडेंस, वी कैन से गाइडेंस फॉर द अकाउंटेंट कि हमें क्या फॉलो करना चाहिए। गॉट इट? सो ये भी आपको याद रखो थोड़े से, जब शॉर्ट नोट्स आएंगी तो ये आप लिख लो कि व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो इसमें आप ये लिख सकते हो। नाउ विल सी हाउ मेनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वी हैव। तो इंडिया में कौन इशू करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट
ऑफ इंडिया, ICAI, ये इंस्टीट्यूट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करती है। तो इंडिया में वी फॉलो 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो देखो ये 11th में भी हमने ऑलरेडी देखा था, लेकिन इतना ब्रीफ में नहीं देखा था, ठीक है। तो देखो अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या कहता है कि डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 हम देखने वाले हैं। तो हम आज क्या देखने वाले हैं कि नेट प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 क्या हेल्प करेगा, ये प्रायर पीरियड आइटम्स में क्या हेल्प करेगा, एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में क्या हेल्प करेगा। सो अलग अलग है, तो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, 10, 14 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 कवर करना है SYBCom में। गॉट इट? सो लेट्स स्टार्ट। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 क्या है, क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू प्रिस्क्राइब, क्लासिफाई एंड डिस्क्लोज ऑफ सर्टेन आइटम्स। नाउ देखो इस पे ध्यान दो, क्लासिफिकेशन, कुछ कुछ आइटम हमें प्रॉफिट एंड लॉस में लिखने हैं, लेकिन किसके अंडर लिखने हैं, उसको डिस्क्लोज करना है या नहीं करना है, ये सब के बारे में हमें गाइडेंस देगा स्टैंडर्ड नंबर 5, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। ओके, ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 3 में फाइनल कंपनी अकाउंट सीखा है, उसमें नोट्स देखी है, नोट्स 1, नोट्स 2, नोट्स 3, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देखा है। तो उसमें कैसे कैसे हेडिंग्स लिखे हमने, अगर आपको याद रहेगा तो देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बताती हूँ, A एंड B। देखो यहाँ पे हम लिखते थे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, फ्रॉम ऑपरेशन। देन हम नीचे लिखते थे अदर इनकम, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे हम टोटल इनकम लिखते थे। फिर हमारा बी पार्ट स्टार्ट होता था एक्सपेंसेस। अब ये एक्सपेंसेस में भी हम क्या लिखते थे, एक्सपेंसेस में भी हमारा लाइन से होता था, देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम, अगर आपको याद रहेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। फिर हम लोग लिखते थे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, गॉट इट। फिर फाइनेंस कॉस्ट, ये सब हम लिखते थे। तो इस तरीके से हमें स्टेटमेंट बनाना होता है। तो इसमें कौन सा आइटम हमें अलग से लिखना है, ये कौन सा आइटम अदर एक्सपेंसेस में इंक्लूड करना है, इसके बारे में गाइडेंस कौन देगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 देगा। ओके, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, क्लासिफिकेशन करना है और डिस्क्लोज, कौन सा आइटम डिस्क्लोज करना है या क्लोज करना है, ये करना है। ओके, डोंट वरी, जैसे जैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ आप एक बार सुन लो। देन स्कोप क्या है, क्या क्या कवर करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। सो दिस स्टैंडर्ड शुड बी अप्लाइड बाय द एंटरप्राइजेस, कौन इसको अप्लाई करेगा, एंटरप्राइजेस। इन प्रेजेंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस, कब यूज करेगा, जब वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएगा तब वो यूज करेगा। कैसे यूज करेगा, तो ऑर्डिनरी एक्टिविटी जब आएगी तब, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आएगा, प्रायर पीरियड आएगा, इस सब में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमको हेल्प करेगा। गॉट इट? ओके, चलो तो मैं आपको एक डेफिनेशन बताते हैं पहले। अब इसमें से कुछ कुछ हम कवर करने वाले हैं, क्या क्या इसमें इंक्लूड है। तो सबसे पहले ऑर्डिनरी आइटम। अब ऑर्डिनरी आइटम मतलब नाम से ही समझ में आता है साधारण एक्टिविटी, दैट मीन्स ऐसी एक्टिविटी जो बिजनेस से रिलेटेड है, गॉट इट, लेकिन कभी कभार होती है। देखो राइट ऑफ इन्वेंटरीज, डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, हम रोज थोड़ी सेल करते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट असेट, कभी कभार करते हैं, लेकिन वो असेट बिजनेस से रिलेटेड होती है। सो सच एक्टिविटी शुड बी डिस्क्लोज। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ मशीनरी, अब ये सेल ऑफ मशीनरी करी तो हमारा इनकम तो है, बिजनेस से रिलेटेड इनकम है, लेकिन ये कभी कभार होने वाला इनकम है, तो इसको अलग से डिस्क्लोज करना होगा कि ये इनकम कहाँ से आया, क्योंकि ये पब्लिकली हमको अकाउंटेबिलिटी होती है, पब्लिक को बताना होता है ये इनकम कहाँ से आया, तो पब्लिक को समझ में आना चाहिए ना। अचानक 5 करोड़ है इनकम, लेकिन ये कहाँ से आया है, तो हमारी कोई एक लैंड थी वो हमने सेल की इसलिए हमको इनकम हुआ है। एवरी ईयर्स हमें ये इनकम नहीं होगा, यही साल हुआ है, तो ये हमें डिस्क्लोज करना है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें क्या हेल्प करता है, हमें कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कि आप ये एक्टिविटी जो है ऑर्डिनरी एक्टिविटी है लेकिन कभी कभार होती है, वो आपको डिस्क्लोज करनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब क्या, कि ऐसा इनकम या एक्सपेंसेस जो कभी कभार होता है,
अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डिनरी एक्टिविटी, जैसे अर्थक्वेक आया, नेचुरल कैलेमिटी आई, लॉस हो गया, ये बिजनेस से रिलेटेड तो लॉस नहीं है, बिजनेस का है लेकिन बिजनेस के एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, सो दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सो इसको भी हमको अलग से बताना है। अगर अर्थक्वेक से लॉस हुआ है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में जरूर बताएंगे लॉस बाय फायर, लॉस बाय अर्थक्वेक, लेकिन डिस्क्लोज करेंगे, अलग हेडिंग में लिखेंगे। अंडरस्टूड। नेक्स्ट उन्होंने दिया है, ओके, ये इससे रिलेटेड मैं आपको बताती हूँ, देखो कहाँ लिखना है, ये ऑर्डिनरी एक्टिविटीज और ये, तो देखो ये अदर एक्सपेंसेस है ना, अगर यही सेल ऑफ असेट होता तो हमने यहाँ पे अदर इसमें नहीं लिखा होता, हमने यहाँ पे लिखा होता अलग से सेल ऑफ, वन से एक पेन नहीं चल रहा है, सेल ऑफ फर्नीचर, इसको हमने अलग से डिस्क्लोज किया होता, इसको हमने अदर इनकम में इंक्लूड नहीं किया होता, इसका अलग से हेडिंग बनाया होता और यहाँ पे डिस्क्लोज किया होता। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें कहता है कि इसको अलग से भाई बताओ, बिकॉज दिस इज अ ऑर्डिनरी आइटम बट एक्सेप्शनल। ओके, नाउ अब दूसरा एग्जाम्पल, जैसे लॉस बाय फायर या लॉस बाय अर्थक्वेक, तो ये हम क्या करेंगे, लॉस है हमारा, तो हम यहाँ अलग से बताएंगे, आई करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि लॉस बाय फायर, तो इसको हम अलग से डिस्क्लोज करेंगे, जो भी नुकसान होगा 30,000 40,000 या अलग से डिस्क्लोज करेंगे। गॉट इट, हम अदर एक्सपेंसेस में ही नहीं डालेंगे, उसमें ही नहीं लिखेंगे। सो जो भी हमारा रहेगा ये हम सेपरेटली उनको बताएंगे, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है हमें। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, अगर एक बार प्रॉफिट हमने किया, ये इनकम माइनस, देखो ये इनकम है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, ये अगर हमने माइनस किया तो हमें ये क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, सो ये प्रॉफिट हमारा है बिफोर एक्सेप्शनल। अगर कुछ एक्सेप्शनल प्रॉफिट हुआ रहेगा, हमको एक्सेप्शनल ये हुआ रहेगा तो यहाँ पे हमको ऐड करना होगा, लॉस हुआ रहेगा तो लेस करना होगा। सो ये हमें अलग से बताना है, डिस्क्लोजर। तो आया समझ में। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 हमें क्या बताता है कि कौन सा आइटम कहाँ पे लिखना है, कौन से हेडिंग में लिखना है और उसको डिस्क्लोज करना है या नहीं करना है। गॉट इट। सो ये दो आइटम सबको समझे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड ऑर्डिनरी। नाउ नेक्स्ट है प्रायर पीरियड, ये तो बहुत ही आसान है। प्रायर पीरियड का मतलब क्या होता है, मतलब ये साल नहीं, वो लास्ट ईयर कभी तो आया है इनकम या एक्सपेंसेस, ये साल नहीं। तो यूजुअली एक तो एरर एंड कमीशन, अगर ऐसे वर्ड आ गए तो समझना वो आइटम है प्रायर पीरियड। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है, परचेस ऑफ गुड्स नॉट रिकॉर्डेड लास्ट ईयर। ओके, सो परचेस ऑफ गुड्स ये हमने लास्ट ईयर रिकॉर्ड नहीं किया, इस साल तो करना है, लेकिन ये साल का खर्चा है क्या, वो लास्ट ईयर का खर्चा है। तो हमें ये बताना होगा, कौन से अंडर बताना होगा हेडिंग में, प्रायर पीरियड। सो ये दो वर्ड्स आप याद रखो, एरर्स एंड वोमिशन। अगर एरर होता है या ओमिट करते हैं, हम गलती से भूल जाते हैं या मिस्टेकली कुछ ट्वाइस लिखते हैं, डबल लिखते हैं, रॉन्ग अमाउंट लिखते हैं, तो वो आइटम्स हम कंसिडर करेंगे प्रायर पीरियड आइटम्स में। नेक्स्ट वन, अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये चार कवर किए ना, मैंने कहा है ना आपको स्टार्टिंग में ही, मैंने बताया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 क्या क्या कवर करने वाला है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब उसमें ऑर्डिनरी एक्टिविटी कौन सी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कौन सा, सेकेंड प्रायर पीरियड आइटम, एंड थर्ड चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी, उसको ही एक्सटेंड किया है, चेंज इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट। ओके, सो अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है कि अगर कोई कंपनी ने अपनी मेन बेसिक जो प्रिंसिपल है उसमें ही चेंज किया, फॉर एग्जाम्पल चेंज इन द डेप्रिसिएशन, मतलब वो कंपनी 5 या 10 साल से रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से कर रही है, ठीक है, डिमिनिशिंग वैल्यू से कैलकुलेशन कर रही है डेप्रिसिएशन, और सडनली नाउ रियलाइज हुआ कि नहीं अब हम स्ट्रेट लाइन मेथड से करते हैं। सो उन्होंने चेंज किया अपना प्रिंसिपल, मेथड्स चेंज की, तो जहां पे ये मेथड्स चेंज होती है वो उसे हम कंसिडर करते हैं चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसी, और ये भी हमें डिस्क्लोज करना होता है। For example, change in depreciation method, change in the valuation method, inventories method, change in the goodwill valuation method. goodwill में भी अलग अलग है ना, सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो कंपनी ने अगर चेंज की तो वो आता है चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी।
तो बस अब इसमें क्वेश्चंस क्या आएंगे, थ्योरेटिकल तो आप लिख सकते हो, डेफिनेशन लिखो, ये जो दिए हैं मैंने ऑर्डिनरी एक्टिविटी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, प्रायर पीरियड अकाउंटिंग, यही आप लिख दो तो 6 मार्क्स के लिए 5 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट आएगी। अब प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम कैसे आएंगे तो वो हम देखते हैं, निराली पब्लिकेशन से ही लिए हैं मैंने। तो देखो उन्होंने एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है, आकृति लिमिटेड, आनंद हैड आस्क्ड योर प्रोफेशनल एडवाइस रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन ऑफ सर्टन प्रायर पीरियड आइटम्स। अब उन्होंने कुछ आइटम्स दिए हैं और ये आकृति लिमिटेड है और उसके जो ओनर है आनंद, उन्होंने हमको एज ए प्रोफेशनल एडवाइस मांगी है हमसे कि अब हम ये कहाँ लिखे तो कैसे लिखे, डिस्क्लोज करें या ना करें। तो अब हमें किसकी हेल्प लेनी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 की, बस वही हमें गाइडेंस देगा कि हमें क्या करना है। तो देखो पहला दिया है ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ मटेरियल बाय 37,496 रिलेटिंग टू लास्ट ईयर। तो सिंपल है, हमको बाइफरकेट किस में करना है, एक आपको यहाँ पे एक ना साइड में ऐसे आप लिख कर रखो रफ में, एक तो हमको ये कौन सा आइटम है, ऑर्डिनरी है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है, उसमें एक तो फाइंड आउट करना है। दूसरा क्या है, नहीं तो ये आइटम प्रायर आइटम है क्या, प्रायर पीरियड आइटम है क्या, नहीं तो थर्ड इसमें ये चेंज इन पॉलिसी है या नहीं, इन पॉलिसी या एस्टीमेट, ठीक है। अब हमको ये इन्होंने बोला है प्रायर पीरियड का आइटम्स, तो चलो देखते हैं ये आइटम्स है या नहीं। सो ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक मतलब क्या, ओवर वैल्यूड हो गया मतलब हमसे मिस्टेक हो गई, एरर आया, तो जहां पे एरर या ओमिशन होता है वो क्या आइटम होता है, प्रायर पीरियड आइटम होता है। सो इसका आंसर क्या आएगा, इट इज अ प्रायर पीरियड आइटम एंड हेंस it should be disclosed separately in the income statement। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में हमें ये सेपरेटली बताना होगा कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, क्योंकि इसके वजह से प्रॉफिट में या लॉस में असर होगा, अंडरस्टूड। सो हमको ये पब्लिक को डिस्क्लोज करना होगा। चलो नेक्स्ट वन, चेंज इन द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम लास्ट इन फर्स्ट आउट टू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यहाँ पे इन्होंने अब मेथड चेंज की, अभी जस्ट रिसेंटली लास्ट पेज पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर कोई मेथड चेंज करता है कंपनी तो वो किस में कंसिडर किया जाएगा, देखो किस में जाएगा, ऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, प्रायर या चेंज इन द पॉलिसी। ऑफ कोर्स ये किस में जाएगा, ये मेथड चेंज हुई है सो ये जाएगा चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी और ये भी हम डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है, हम डिस्क्लोज करेंगे, हम पब्लिक को बताएंगे कि हमने पहले कौन सी मेथड की थी, पहले हमारी लिफो मेथड थी, ये आपको इन कॉस्टिंग के बच्चों को पता होगा, लिफो एंड फीफो। सो पहले लिफो मेथड थी, अब हम क्या कर रहे हैं, फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट, इंश्योरेंस क्लेम सबमिटेड फॉर द लॉस फायर 97,500 बट रिसीव्ड इन करंट ईयर। सो सिंपल है, देखो हमें कुछ नुकसान हुआ है इंश्योरेंस से, फायर से 97,500, लेकिन हमको उसकी थोड़ी बहुत अमाउंट मिली है 79,500, तो ये इनकम है, लेकिन ये बिजनेस से रिलेटेड है क्या, ये रोज रोज होने वाला है क्या, नहीं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम कहेंगे ऑर्डिनरी बट एक्सेप्शनल आइटम, अंडरस्टूड। वाई एक्सेप्शनल, क्योंकि रोज रोज तो फायर, लॉस बाय फायर नहीं होगा, हर साल हर महीने तो नहीं होता है, रेयरली इट्स हैपन 5 साल में 6 साल में, अंडरस्टूड। सो ये ऑर्डिनरी है, बिजनेस से रिलेटेड है, लॉस तो हमारा भैया बिजनेस का ही हुआ ना, जो भी गुड्स जला होगा, सो ऑर्डिनरी, लेकिन कभी कभार होने वाला है, सो हम इसको कहेंगे ऑर्डिनरी बट एक्सेप्शनल आइटम। तो ये भी हम अलग से डिस्क्लोज करेंगे, अलग से स्टेटमेंट में लिखेंगे। तो समझ में आया आपको, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 हमें क्या हेल्प करता है, कब हेल्प करता है। सो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स आएंगे 3 से 5 मार्क के लिए, तो बस आप ये बुक्स के थोड़े से कर जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, ओके, अभी ऐसे भी एग्जांपल दे सकते हैं, बिडॉक्स लिमिटेड बांद्रा फाउंड 1819 द इन्वेंटरी स्टेटमेंट प्रिपेयर ऑन द 31st मार्च इंक्लूड एन आइटम 53 to 41 ट्वाइस। देखो इधर ही समझ में आ रहा है हमें, ट्वाइस दिया है इन्होंने, ट्वाइस मतलब क्या, 2 बार गलती से हमने इन्वेंटरीज मतलब क्या, स्टॉक 2 बार हमने लिखा है, तो ये तो हमारी मिस्टेक है, एरर है। सो एरर या ओमिशन ये एक ही है, किसमें लिखते हैं हम लोग, इट्स अ
प्रायर पीरियड आइटम। तो याद रखो ये दो वर्ड अगर आपको समझ में आ रहे, एरर एंड ओमिशन, यहाँ पे ट्वाइस लिखा है तो इमीडिएटली हमको समझ में आया कि भैया यहाँ गड़बड़ हो गई, एरर हो गया। सो इट विल बी कंसिडर एज अ प्रायर पीरियड एंड ऑफ कोर्स हम ये सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे। किधर करेंगे? स्टेटमेंट इनकम में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में अलग से शो करेंगे। ओके नेक्स्ट, तो आपको इसे प्रॉपरली लिखना है, इट इज प्रायर पीरियड आइटम हेंस शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली इन द इनकम स्टेटमेंट, मतलब भी प्रॉफिट एंड लॉस में। 1 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। चिराग लिमिटेड चेन्नई चेंज ओनली रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज किया है, इन्होंने पॉलिसी देखो ये नहीं चेंज किया है, मेथड नहीं चेंज की है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, मतलब वो पहले भी रिटर्न डाउन वैल्यू करते थे, अभी भी सिर्फ रेट चेंज किया है, मतलब उनका चेंज पॉलिसी नहीं हुई है। हाँ, लेकिन एस्टिमेट हुआ है, चेंज इन द एस्टिमेट, मतलब 7% था अब 9% हुआ, तो उनका अंदाज जो था वो चेंज हो गया। गॉट इट? सो उसको कहते हैं चेंज इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट। So it's required to disclose in the notes, of course. So accounting standard 5 ये कहता ही है हमें कि जो भी आइटम्स अलग होंगे, जो भी इनकम या एक्सपेंसेस अदर अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस होंगे, वो आपको क्या करने हैं? डिस्क्लोज करने हैं। चाहे फिर आप पॉलिसी चेंज करो, आप एस्टिमेट चेंज करो, आप कुछ भी चेंज करो, लेकिन आपको डिस्क्लोज करना है। ओके, चलो नेक्स्ट वन। ओके, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन दिया है बट नो प्रॉब्लम, इजी है। बिटको लिमिटेड बैंड्रा acquired a modern machinery 1st April 14 at the cost 50,000। ठीक है, उन्होंने परचेज की 2014 में 50,000 में। द एस्टिमेटेड वैल्यू क्या थी उसकी कि 10,000 एंड ऑफ द वर्किंग 10 years, मतलब जब 10 साल हो गए तो इसकी रियलाइजेबल वैल्यू जब हम सेल करेंगे 10 साल के बाद तो इसकी वैल्यू होगी 10,000। ठीक है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट डेप्रिसिएशन वो चार्ज करते थे 4,000 पर एनम। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मतलब एवरी ईयर्स डेप्रिसिएशन की अमाउंट सेम होती थी, तो कौन सी है? 4,000 पर एनम। हैज बीन चेंज चार्ज अप टू 16-17, मतलब देखो उन्होंने 14 को परचेज किया तो उन्होंने अप्रैल से किया। ठीक है, तो देखो 14, 15, 16 एंड 16, 17, ऐसे 3 साल तक 4,000 ही उन्होंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, क्योंकि वो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड फॉलो कर रहे थे। ठीक है, 17 तक। लेकिन उसके बाद उन्होंने रिड्यूसिंग बैलेंस में चेंज किया। ठीक है, रेट ऑफ परसेंट कितने हैं? 10%, और उन्होंने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से चेंज किया, तो अब हमें नया रेट निकालना है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है? स्टेट हाउ वुड यू डील विद द अबव फाइनेंस अकाउंट। अब हमारे सामने तो प्रॉब्लम आ गया कि 14, 15, 16 3 साल तो हमने फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से किया, अब अचानक कंपनी बोल रही है रिड्यूसिंग बैलेंस से करो, तो अब हम पब्लिक को क्या बताएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लिखेंगे? सो ये कैलकुलेशन हमें करना है, बहुत ही आसान है। सो लेट्स स्टार्ट। अब ये आएगा किसके अंडर? तो ऑफ कोर्स अकाउंटिंग, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट भी है एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी भी है, क्योंकि पहले 4,000 पर एनम था लेकिन बाद में उन्होंने 10% कर दिया, एंड प्लस पॉलिसी भी चेंज की। पहले वो स्ट्रेट लाइन मेथड से, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से करते थे, अब रिड्यूसिंग बैलेंस से किया है, तो ऑफ कोर्स ये दोनों कवर होगी। अब कैलकुलेशन क्या करना है? तो देखो सबसे पहले हमको 3 साल की डेप्रिसिएशन निकालना है। तो पहले जब हमने परचेज किया था तब मशीनरी 50,000 की थी, उसके बाद डेप्रिसिएशन 3 साल हमने 4,000 से ही निकाला, तो 4,000 इंटू 3 12,000। तो अभी करंट में इसकी वैल्यू कितनी है? 17, देखो साल खत्म होने आया, यहाँ पे 38,000। अब सडनली कंपनी ने बोला नहीं, अब हमें क्या करना है? कौन से मेथड से करना है? हमें डिमिनिशिंग से करना है या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से करना है। तो अब हम क्या करेंगे? तो फिर से हम देखो अब क्या करेंगे? एक्विजिशन 50,000 थी, अब हम 3 साल से रिड्यूसिंग बैलेंस से करके देखते कि अगर हमने वो रिड्यूसिंग बैलेंस अपनाया होता तो क्या होता। तो देखो यहाँ पे 50,000 पहले साल, ओके,
50,000, ठीक है। पहले साल 10%, इट कम्स 5,000, तो ये हो गया 45,000। सेकेंड ईयर फिर 10%, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो अब 45,000 पे 10%, 4,500, तो अब बचेगा 40,500। अब तीसरे साल फिर से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो 40,500 पे 10%, ये आएगा 4050। अंडरस्टूड। तो टोटल डेप्रिसिएशन देखो 5,000, 4,500 एंड 4050 कितना आता है, तीनों की टोटल करो तो टोटल डेप्रिसिएशन आता है 13,500। अंडरस्टूड। सो ये कैसे आया 13,500, यहाँ पे कैलकुलेशन साइड में किया है मैंने, तो ये टोटल 13,500। तो अब इसकी वैल्यू क्या है, अगर हम रिड्यूसिंग से करते तो अब इसकी वैल्यू आती थी 36,450, लेकिन हमने किया है 38,000 से। हमने स्ट्रेट लाइन मेथड से किया था, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से किया था, तो अभी इसकी करंट वैल्यू 38 है। लेकिन अगर हम रिड्यूसिंग से करते तो इसकी वैल्यू होती 36,450। तो अब इन दोनों से कैसे करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे बताना है, तो सिंपल इन दोनों का डिफरेंस हम बताएंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस आता है 1550, ठीक है, प्लस ये साल का डेप्रिसिएशन हमें निकालना है, तो ये साल का डेप्रिसिएशन कौन से अमाउंट पे निकालेंगे, अब तो हमने डिसाइड किया कि रिड्यूसिंग से करना है, तो ये तो हम नहीं ध्यान देंगे, हम इस पे निकालेंगे 36,450 पे। सी 36,450 पे हम 10% निकालेंगे, सो 3645, तो टोटल डेप्रिसिएशन 5195। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल डेप्रिसिएशन ये साल में कितना बताएंगे 5195, और इसके लिए हमको ये डिस्क्लोज करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में हमें सेपरेटली बताना होगा कि ये 5195 कैसे आया है, नोट्स में बताना होगा। फाइनल अकाउंट में सिखाया है मैंने चैप्टर नंबर 3 में नोट्स कैसे बनाते हैं, तो वहां पे हमें मेंशन करना होगा। गॉट इट कि ये 5195 कैसे आया, ये डिफरेंस जो 3 साल से चल रहा था एंड प्लस ये साल का रिड्यूसिंग बैलेंस से, सो 5195। गॉट इट। चलो नाउ आखिरी प्रॉब्लम है, कैटलेक्स लिमिटेड चेंबूर डिस्क्लोज द क्लोजिंग स्टॉक। देखो 1,54,000 का था, जो उसमें एक स्टॉक ऐसा इंक्लूड था जो डैमेज हुआ था फायर रोक की वजह से, और उसकी वैल्यू थी 12,000। फिर धीरे धीरे जब 17-18 आया ईयर, तो उसकी वैल्यू हो गई 4,000, ठीक है। तो देखो 12,000 की वैल्यू अब हो गई 4,000, जो कि पूरा हुआ डैमेज हुआ है, लेकिन हमने गलती से उसको इंक्लूड किया है क्लोजिंग स्टॉक में, ठीक है। तो अब उन्होंने बोला है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक शोन इन द इनकम स्टेटमेंट। तो हमें एग्जैक्टली क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या लिखनी है, 1,54,000 लिखनी है, 1,54,000 में से 12,000 माइनस करके लिखनी है, या 1,54,000 में से 4,000 माइनस करनी है। तो आप सोचो, करंट ईयर हमको उन्होंने पूछा 17-18 में क्या लिखोगे, 17-18 में वैल्यू कितनी है 4,000, तो सिंपल 1,54,000 में से 4,000 करंट ईयर की माइनस करो। तो अब हम क्लोजिंग स्टॉक में कौन सी वैल्यू लिखेंगे 1,50,000। अंडरस्टूड। देखो बहुत ही आसान कैलकुलेशन था, सो डन। इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछेंगे, शॉर्ट नोट चाहिए तो मैंने स्टार्टिंग के स्लाइड में इजी वर्ड में दिया है, वो करो, और अगर प्रॉब्लम्स आए तो वो थोड़े ध्यान से करो। ओके, अब हम अनसॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फटाफट सॉल्व करते हैं। अनसॉल्व आप बोलते हो ना मिस सिखाओ, तो निराली पब्लिकेशन 1.66 है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, हाउ वुड यू क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब उन्होंने बोला ये चारों में आप क्लासिफाई करो, ये उन्होंने दिया है। तो सबसे पहले लास्ट ईयर स्टॉक मटेरियल अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड मतलब हमारे तरफ से एरर हुआ है, तो एरर एंड ओमिशन आएगा तो क्या लिखते हैं प्रायर पीरियड आइटम। नेक्स्ट बोला इंश्योरेंस क्लेम लॉस ऑफ स्टॉक सबमिटेड लास्ट ईयर बट एक्चुअली रिसीव्ड करंट ईयर, तो ये क्या है इनकम है, लास्ट ईयर का था, ये साल मिला है, बिजनेस से रिलेटेड है लेकिन कभी कभार मिलता है, सो ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल आइटम, तो इसको हम ये क्लासिफाई करेंगे। नेक्स्ट पेमेंट ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस लास्ट ईयर सिंपली वोमिटेड, देखो भूल गए, लिखना ही भूल गए, मतलब फिर से हमारी मिस्टेक हो गई, एरर है, सो या एरर या ओमिशन, तो इट्स अगेन इट विल कम अंडर प्रायर पीरियड आइटम।
आगे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 11 to 40 कैलकुलेटेड रॉन्गली, फिर से गलती हो गई, सो अगेन एरर, सो इट्स अ प्रायर पीरियड आइटम। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 5600 रिटर्न ऑफ कंप्लीटली, ओके ये किस में आएगा? देखो कोई मिस्टेक तो नहीं है, ये ओमिशन नहीं है, तो प्रायर पीरियड नहीं आएगा, ना ही ये कुछ ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल कुछ है, बिजनेस से ही रिलेटेड है, ना ही एक कोई पॉलिसी चेंज हुई है, ना ही कोई एस्टिमेट हो गया है, सो दिस इज नन ऑफ द अबव, इसमें से कुछ भी नहीं है। अंडरस्टूड? ये किस में भी नहीं बैठता, ये नॉर्मल है, एडजस्टमेंट है देखो फाइनल अकाउंट में। Understood? Next one. Reducing balance method was changed to fixed installment. Of course, change in the policy. And last 5% depreciation straight line method increased to 7%. इसमें method change नहीं किए, सिर्फ percentage change. So it's a change in the estimate. I hope आपको समझ में आया है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 कंप्लीट है। अगले लेक्चर में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 देखते हैं। तब तक के हैव अ नाइस डे, बाय बाय।